लेकिन अभी आपने एक बात थोड़ी देर पहले कही कि मैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता जो ये कहे कि मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर पाऊंगा या ये चीजें मेरे लिए मुश्किल होंगी। और उन्हीं को चलते हुए आप कई चीजें आपने इनिशिएट की हैं, कई चीजें आप कर भी रहे हैं और उसमें आपका तालमेल केंद्र के साथ अच्छा भी चल रहा है। और आपने इसके बारे में भी पहले ये कहा है कि हम एक एडवर्सोरियल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते कि हम हमेशा लड़ाई झगड़े में रहें। जो हमारी सिचुएशन है उसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो इस चीज को लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या वो आप कर पा रहे हो, उन चीजों में आप इफेक्टिव हो पा रहे हैं और आपको सपोर्ट मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, या आपको लग रहा है कि फिलहाल कोई झगड़ा नहीं है, मिल बैठ के काम कर रहे हैं। देखिए ना, केंद्र के साथ मिल के काम करना और बीजेपी की सियासत को कबूल करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोगों को ये फर्क नजर नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम केंद्र के साथ नजदीकी से मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी और बीजेपी के जो है ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। ना बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करती है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को। लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत मरकज की हुकूमत के साथ जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए काम करे, मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है। उमर जी, आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, जैसा भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, बड़े यंग थे आप जब आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और बड़े टॉप लेवल पे ज्वाइन किया। 28-29 साल की उम्र में लोकसभा में होना कोई आसान बात नहीं है। आपने काफी एक्सपीरियंस से पॉलिटिक्स को बड़े करीबी तरीके से देखा और वो भी जम्मू कश्मीर से देखना एक अलग नजरिया होता है। तो आपका क्या ये मानना है कि कोई ऐसी सरकार हो सकती है जिनकी ये कोशिश हो कि हमने अपने इलाके की तरक्की नहीं करनी, हमने इसको और बेहतर नहीं बनाना? ऐसी कौन सी सरकार हो सकती है आज देश में? अगर कोई बात होगी तो मैं ये कहूंगा कि सारी गेम आती है एग्जीक्यूशन पर। इंटेंट पे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्या बीजेपी की इंटेंट है कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे। हाँ, उनकी पूरी कोशिश है कि तरक्की करे। क्या कांग्रेस की इंटेंट है? हाँ, उनकी भी इंटेंट है। क्या आपकी इंटेंट है? 100% आपकी भी इंटेंट है। गेम सिर्फ यह है कि एग्जीक्यूशन करने में, इस चीज को हकीकत बनाने में कौन सी सरकार ज्यादा कामयाब होगी। तो जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, वहां पर आप क्या चीज देखते हैं कि एनसी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी एग्जीक्यूशन में? अब हमें 4 महीने हो गए ना, अब अभी कौन सा एग्जीक्यूशन का हमें मौका मिला जी। अभी तो एग्जीक्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। हमने अपनी पहली बजट पेश नहीं की। पहला बजट पेश करने दीजिए, पहला साल हमारा हो जाए, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन पे बात करें। फिलहाल तो हम वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो हमें विरासत में मिली है, जो हमने इनहेरिट किया है। जो इससे पहले सिलसिला था, ये 3-4 महीने तो हमने वो चलाया। हम अपनी छाप अब छोड़ेंगे जब हम अपना पहला बजट पेश करेंगे। उस बजट के दौरान फिर एग्जीक्यूशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद? 5 अगस्त 2019 के बाद क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं या नहीं सुधरे? अलायदगी पसंद सियासत में कमी आई है, इससे कौन इनकार कर सकता है। आप कभी सोच सकते थे कि मीरवाइज उमर फारूक साहब को मरकज के तरफ से सीआरपीएफ की गार्ड लगेगी? मैं तो शायद ये सोच नहीं सकता था, लेकिन हालात बदल गए। हालात बेहतर हुए हैं? हालात बदल गए हैं, बेहतर हुए हैं। अब अगर अलायदगी पसंद सियासत कम हो तो बेहतरी तो होगी ना। जैसे सिन्हा साहब थोड़ी देर पहले आए थे, वो ये कह रहे थे कि इस बार जब कैंपेनिंग हुई तो रात के 11 बजे तक वैली में कैंपेनिंग चल रही थी, जो शायद पहले ना हो सकती। ना, वो मैं माफी चाहता हूँ, शायद सिन्हा साहब उन इलेक्शनों में थे नहीं जो इलेक्शन हमने इससे पहले लड़े। मैंने खुद रात को कैंपेन किया है 2003-2004 में, जब मैं अपना तीसरा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा था। मुझे याद है गांदरबल में 10-10, साढ़े 10 बजे रात को टॉर्च से कैंपेन करते हुए रात को हमने कैंपेन किए। ये सही है कि इस बार लोगों का इलेक्शन में रुझान जो है ज्यादा रहा, जो अच्छी बात है। उमर जी, बार बार सुनने में आता है कि जन्नत है इस दुनिया में तो वो जम्मू कश्मीर है। और जब आप इस जन्नत को देखते हैं और आपको नजर आता है कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पोटेंशियल है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, आप अक्सर जब सुबह भागने भी जाते हैं, दौड़ने भी जाते हैं, तो आप गोल्फ कोर्स की तरफ जाते हैं और अगर आप उस जगह के बारे में बताएं तो वो बहुत ही निहायत ही खूबसूरत जगह है। तो जब आप जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल देखते हैं, जब आपको नजर आता है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, तो अगर आप एक छोटा सा विजन हमारे को आगे लेकर जाके दिखाएं कि जम्मू कश्मीर अगर जो चीजें आप करना चाहें, अगर आप वो करना चाहें और वो कर सकें, तो वो क्या होगा? क्या जम्मू कश्मीर देखते हैं आप? मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो जिस पे पहले से तबसरा ना किया गया हो।
जम्मू कश्मीर की अपनी कुछ खासियत हैं, खूबसूरती है। जब हम यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टूरिज्म की बात करते हैं, और वो टूरिज्म जो कश्मीर में भी जम्मू में भी। हम अक्सर जब टूरिज्म की बात करते हैं तो सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन जम्मू के टूरिज्म पोटेंशियल की भी बात की जानी चाहिए। जम्मू जहाँ जिस शहर में हम बैठे हैं इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पिलग्रिमेज टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से बहुत गुंजाइश है। बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से यहाँ से कितना, आप इस अगर बिल्डिंग के छत पे जाएं और उस तरफ देखें तो आपको बॉर्डर की लाइटें जो हैं नजर आएंगी। बॉर्डर इतना नज़दीक है, यहाँ बॉर्डर टूरिज्म की गुंजाइश है। बाकी एडवेंचर टूरिज्म हमारे पहाड़ों में उसकी गुंजाइश है। कश्मीर को तो हम सब जानते हैं टूरिज्म का कितना है। उसके साथ एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक रहे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एग्रीकल्चर एक अपॉर्चुनिटी है। हॉर्टिकल्चर के जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा बेहतर किया जाए। ये जो ट्रेन का हमारा सर्विस शुरू हो रहा, अगर इसमें कोल्ड चेन बने और हम अपनी पैदावार जो है उसको मार्केट तक पहुँचा पाएँ, हमारी इकोनॉमी बदल जाएगी। दरियाओं में जो पोटेंशियल बिजली का है, अगर वो बिजली का पोटेंशियल मैं टैप कर पाऊँ, हमें दिल्ली से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा हम यहाँ से पैसा जो है दिल्ली को भेजा करेंगे। और आखिर में अगर ये जो हमारी लिथियम जो कहा गया है कि यहाँ रियासी साइड में लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं, अगर ये लिथियम के डिपॉजिट सही हैं और इसको हम माइन कर पाएँ, और न सिर्फ माइन करके अगर ये लिथियम बाहर गया तो हमें कोई फायदा नहीं है। ये लिथियम जमीन से निकले और इसको प्रोसेस करने का और इस्तेमाल करने के यूनिट्स जम्मू में ही लगने चाहिए, जम्मू से बाहर नहीं। यहाँ की इकोनॉमी जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। बड़ी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, और अगर आप जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन में आप जिसको कहते हैं ना, अगर आप औसतन या एवरेज आपको कोई मिले और आप उससे बातचीत करें, आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, घूम फिर के आए हैं, दुनिया देखी हुई है, एक नजरिया है उनका। लेकिन फिर भी यहाँ पर नौकरियों का भी एक चैलेंज है यूथ के लिए। सरकारी नौकरियों की भी आपने एक बार बात कही कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो लिमिटेड है और होनी चाहिए। अभी आप बात कर रहे हैं कि स्टेट में पोटेंशियल बहुत है। आपने स्टेट की पावर जनरेशन की कैपेबिलिटीज की बात की, बहुत बिजली यहां पर बनती है, लेकिन क्या आपके पास पैसे होते हैं उसी बिजली को खरीद के इस्तेमाल करने के लिए? क्योंकि अक्सर ही सर्दियों में बिजली को लेकर कई प्रश्न उठाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में कि बिजली नहीं है। तो जब आप ये सब देखते हैं और नौकरियां देखते हैं और यूथ को देखते हैं, तो क्या आपको नजर आता है सामने कि उनके लिए क्या फ्यूचर नजर आएगा? पोटेंशियल तो है, लेकिन उस पोटेंशियल के लिए अपॉर्चुनिटीज कायम करनी होंगी। आपने सही कहा, बड़े मतलब यहाँ नॉलेजेबल लोग हैं, जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। जिन्होंने कम तालीम हासिल की है वो भी दुनिया भर की बातों को जानते हैं। हमारी आदत रही है कि हम मुख्तलिफ जगहों से अपनी खबरें जो है वो जमा करते हैं। कभी आपका चैनल देखा, कभी किसी और का देखा, कभी रेडियो खोला, कभी BBC, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका। हम किसी एक चीज़ की खबर पे जो है भरोसा नहीं करते। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की इंडस्ट्री अगर हम यहाँ लगा पाएँ, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने वालों की भी कमी यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है, और हम अंग्रेज़ी भी उस अंदाज से बोलते हैं जो बाकी दुनिया में लोग समझ पाएँ। तो यहाँ अगर डेटा, कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्राइबिंग वगैरह, मेडिकल रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्शन, इन चीज़ों का अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक जाल बिछे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं सुन रहा था कहीं पर आप कह रहे थे कि ChatGPT आपने पिछले साल इस्तेमाल की थी और आप बड़े इंप्रेस थे उसकी कैपेबिलिटीज के साथ, और वो तो पिछले साल की बात थी और काफी तरक्की उसमें आगे हो गई है। तो क्या आपने उसकी तरक्की को फॉलो किया या उस टाइम एक बार यूज करके आपने उसको फिर ट्रैक नहीं किया? उसको फॉलो करने का इतना वक्त मिलता बहुत कुछ नहीं हो है, गया लेकिन पिछले एक साल में। मैंने सुना है, और मैंने सुना कि उसकी जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है वो मुफ्त सर्विस से बेहतर है। इस्तेमाल करने का मुझे मौका मिला नहीं, लेकिन इस्तेमाल करूंगा। अभी जो कश्मीर की बात हम कर रहे थे, हम जम्मू कश्मीर की आवाम की बात कर रहे थे कि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर हालात पिछले कई सालों से रहे हैं उसको लेके जाहिर तौर पे चर्चा होती है, कई विषयों पर बातें होती हैं, डिबेट होती हैं। अगर आप 370 को ही समझने की कोशिश करें तो उसी में आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा उसको समझने के लिए। तो ये जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर की रही है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर जिसको कहते हैं ना, लगभग हर मॉडल को भी ट्राई कर लिया गया कि किस तरीके से यहाँ के जो हालात हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए।
जम्मू कश्मीर के हालात ठीक किए जाएं, लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि वो भारत का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और वो उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करें कि हाँ, हम भारत का अभिन्न हिस्सा है। क्या वो फीलिंग यहां पर आई है, या अभी भी एक अंडर करंट है जिसमें लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है या नहीं, कुछ ठीक नहीं है? आपका क्या देखना है इसके बारे में? देखिए, आप कोई यूनिफॉर्म इस सवाल का जवाब नहीं है। कुछ जगहों में आपको अंडर करंट नजर आएंगे, कुछ जगहों पे वो अंडर करंट्स पूरी तरह से गायब हो गए हैं। अब हम अलग अलग लोग हैं। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं है, इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों की एक सोच नहीं हो सकती। आप 5 लोगों को इकट्ठा करिए, मुमकिन है कि 5 में से 2 आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी सोच आपसे मिलती नहीं है। अब ये है, इससे इनकार कौन कर सकता है? और जिसको कहते हैं ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो यहां पर भी एक अनसर्टेनिटी रहती है, यहां पर भी कोई ऐसी फीलिंग रहती है कि कोई हमारे लिए दिक्कत हो सकती है? अब आमतौर पे यहाँ हालात ठीक रहते हैं जी। बहुत कम जो है मजहबी जो है फसाद आपको देखने को मिलती हैं। कभी एक आध बार कहीं छोटे पैमाने पे कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो काबू में आ जाता है, वो फैलता नहीं है। जो मिलिटेंसी और टेररिज्म के छोटे मोटे इंसिडेंट या कोई इंसिडेंट अभी भी इधर उधर होते हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? आने वाले सालों में, महीनों में आपको लगता है ये कम होते जाएंगे धीरे धीरे? अब हम उम्मीद करेंगे कि कम होते जाएंगे, लेकिन बीच बीच में हो जाते हैं। और मैं ये तो नहीं कहूंगा छोटे मोटे, क्योंकि एक भी हादसा जो है वो छोटा नहीं होता। ठीक बात। पिछले दिनों सोनमर्ग में जो हमला हुआ था टनल के कैंप पे, उसमें 7 लोग जो हैं वो मारे गए, तो वो किसी भी अंदाज में छोटा नहीं था। जी जी। बीच बीच में ये हादसे होते हैं, अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सिलसिला रुक जाएगा। मेरा कहने का भाव ये था कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस तरीके से पहले होते थे, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई कमी आई है? अब फ्रीक्वेंसी में तो कमी आ ही जाती है। हमारे दौर में भी कमी आ गई थी। अब सिर्फ फर्क ये है कि हमारे दौर में जम्मू का काफी सारा हिस्सा जो है वो मिलिटेंसी से पूरा क्लियर हो गया था। बदकिस्मती से पिछले 3-4 साल में जम्मू में हमें, और मैं जम्मू जब की बात करता हूँ, मैं सिर्फ जम्मू शहर की बात नहीं, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हालात जो हैं वो बिगड़ गए। अगर आप डोडा किश्तवाड़ देखें, रियासी देखें, जम्मू के आसपास देखें, पुंछ, रजौरी देखें, तो ऐसे ऐसे जगहों पे हमने हमले देखे जहाँ बिल्कुल मिलिटेंसी जो है वहाँ से हमने साफ किया हुआ था। दोबारा साफ करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पाकिस्तान का रोल आप इसमें अभी भी देख रहे हैं कि वो लगे हुए हैं, पूरी उनकी कोशिश जारी है किसी न किसी तरीके से? वो उनकी कोशिश कभी पूरी तरह से रुकी नहीं है। उनकी कोशिश भी कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, लेकिन पूरी तरह से अगर वो रोक देते तो यहाँ खुद ब खुद रुक ही जाता। इंडिया अलायंस का आप पार्ट रहे, इंडिया अलायंस को लेकर भी आपने कुछ चीजें कही। आपने ये कहा कि कंडीशनल अलायंसेस जो हैं कि कभी इस जगह पर हम करेंगे, उस जगह पर नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो उसको लेकर भी आपने कुछ प्रश्न उठाए कि क्या इंडिया अलायंस को अपनी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि हमारी अलायंस किस प्रकार की है, किस तरीके की है, कैसे चलेगी? इंडिया अलायंस में आपको अभी भी दम नजर आता है या आपको? दम तो है। मैंने ये नहीं कहा कि कंडीशनल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैंने ये कहा कि कंफ्यूजन है, क्योंकि बीच बीच में हम इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर हैं, हम में से कोई सवाल करता है कि या कहता है कि ये अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट के लिए था, असेंबलीज के लिए नहीं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर हमें अपने काम जो है, अपने ब्लॉक को जो है फिलहाल अर्जन करना चाहिए। और अगला पार्लियामेंट इलेक्शन 29 में होगा, तो 2028 में हम दोबारा अलायंस कायम करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आज अलायंस मौजूद है तो फिर हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलकर असेंबली का इलेक्शन भी लड़ें। जिस तरह हम अलहदा फिर इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, इससे हमें नुकसान होता है।
अभी आप हाल ही में चंडीगढ़ में थे, सुखबीर बादल की बेटी की रिसेप्शन थी वहां पर। सुखबीर बादल आपके सीनियर भी थे जब आप सनार स्कूल में पढ़ रहे थे आप, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अकाली दल के बहुत सारे लीडर थे वहां पर, बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर वहां पर आए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अकाली दल का गठबंधन पंजाब में हो सकता है या होना चाहिए? ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप दोनों साइडों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप भी उस शादी में मौजूद थे ना, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। पंजाब के बारे में आप जानोगे या मैं जानूंगा? मुझे कोई इस चीज का इल्म नहीं है ना। क्या अकाली और अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होना चाहिए या नहीं, अगर आप सिर्फ नंबर्स पे जाएं और लॉजिक पे जाएं तो जाहिर सी बात है कि अकाली दल और बीजेपी जब एक साथ थे तो दोनों की ताकत ज्यादा थी। जब अलग हो गए तो दोनों कमजोर हुए। जब अलग हुए तो आम आदमी पार्टी को मौका मिला। अब मुझे पता नहीं है सही है या गलत है, लेकिन आम तौर पे चंडीगढ़ से वापस आने के बाद तो खबर ये आई कि अगली बार जब पंजाब में हुकूमत होगी तो वो कांग्रेस की होगी। अब 1-2 घंटे वहां रह के जो मैंने सुना वो ये सुना। अब सही या गलत वो जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा। सनार स्कूल की हम बात कर रहे थे, जब आप सनार स्कूल में थे तो आप स्कूल जाते थे तो वहां का खाना कुछ आपको ज्यादा पसंद नहीं आता था, पतले हो जाते थे, फिर आप वापस घर आते थे, फिर आपको घर का खाना मिलता था, आपको थोड़ा सा मोटा किया जाता था। मैं स्कूल के हवाले से बात करूं तो मुझे कोई सनार का बच्चा याद नहीं है जो स्कूल आके मोटा हुआ हो। खाने की बदौलत या कसरत की बदौलत? दोनों चीजें। पहाड़ इतने जी, कोई एक्टिविटी एक लेवल पे नहीं। डॉर्मेट्री नीचे, क्लास ऊपर, प्लेग्राउंड बिल्कुल नीचे, प्लेग्राउंड नीचे तो डाइनिंग रूम बीच में। कहीं पे भी बिना सीढ़ी चढ़ के या बिना पहाड़ चढ़ के आप पहुंच नहीं सकते थे। वहां वजन घटना ही घटना था। और जब आपको ब्रेकफास्ट के लिए मक्खन का एक टिक्की 1 इंच बाय 1 इंच और मोटापा इतना, उससे आप क्या करेंगे ना? जैम 1 टीस्पून, 1 अंडा, कहाँ वजन चढ़ेगा? वो पतला होके आना ही आना था वहां से। लेकिन जब सनार जैसे स्कूल जाते हैं तो अक्सर आपको वहां पर ऐसे लोग मिलते हैं जो जिंदगी में आगे चल के भी सेलिब्रिटीज ही बने रहते हैं। तो आपको ऐसे कौन से अपने क्लासमेट्स या आपसे सीनियर जूनियर याद आते हैं जो आपके साथ उस वक्त सनार स्कूल में थे? कई सारे हैं। सुखबीर जिनका आपने जिक्र किया वो मुझसे सीनियर थे। जब तक मैं स्कूल पहुंच गया था वो निकल गए थे, लेकिन 1-2 बार चंडीगढ़ से उन्होंने मुझे स्कूल पहुंचाया था क्योंकि घर के ताल्लुकात थे। मेनका गांधी वो सनार, संजय दत्त सनार से, बहुत से ऐसे लोग हैं। फौज में तो अगर आप फौज देखें हिंदुस्तान की, खासकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी, सनार के जो पास आउट्स हैं उनकी कमी नहीं है। बिजनेस में मुंजाल फैमिली जो हीरो ग्रुप के, वो भी सनार से, बहुत से ऐसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको चैलेंज दिया है कि आपने फिटनेस चैलेंज और ओबेसिटी को कैसे आप किसी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, तो आपका भी नाम उन्होंने दिया कि मैं ये आगे उनको भी कहूंगा कि वो इस मुहिम में शामिल हुए। तो कैसे देखते हैं आप उसको? आप कैसे चॉइस में आ गए वहां पर? मैं कैसे आया? हाँ जी। ये सवाल आप अगर कभी वजीर आजम साहब आपके प्रोग्राम में बैठे तो आप पूछ लीजिए उनसे। मुझे खुद नहीं पता कैसे उन्होंने चूज किया। अब 10 नाम निकालने थे, शायद 100 नाम टोपी में डाले और जिसका चिट निकला तो निकला। मुझे नहीं पता ऐसे कैसे होता नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसे हो नहीं सकता। तो फिर नहीं हुआ, तो फिर सोच समझ के किया जी। क्यों किया वो आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन अच्छा हुआ, मुझे मौका मिला। और जिस चीज के लिए वजीर आजम साहब ये कर रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि सेहतियाब होना और सेहतमंद रहना ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये आमतौर पे जिन चीज़ों को हम लाइफस्टाइल इलनेसेस कहते हैं उनका मुकाबला किस तरह किया जाए, टाइप 2 डायबिटीज़ का किस तरह मुकाबला हो, हार्ट और हाइपरटेंशन का किस तरह मुकाबला हो, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं इसके साथ एक तालमेल है। तो अगर हम ओबेसिटी और चाइल्डहुड ओबेसिटी को हम काउंटर कर सकें तो हम एक तो हमारे हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर कम होगा,
एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ेगी। आपके अपने फिटनेस रिजीम में कोई फर्क आया पिछले 4-5 महीने में? आपको क्या समय कुछ कम मिल रहा है या उतना ही मिल रहा है? समय कम मिल रहा है, खाने का डिसिप्लिन बिल्कुल मतलब गायब हो चुका है। नींद पूरी आ रही है? हाँ, नींद पूरी आ रही है? नींद कम, खाना ज्यादा, नींद भी कम? नींद कम, खाना ज्यादा, वर्जिश कम, ठीक है ना, हो जाता है। आपकी वो जो 6-7 किलोमीटर की दौड़ गोल्फ कोर्स में होती है वो हो रही है? उतना नहीं जितना मैं करना चाहूंगा। अब देखें, अब आज कितने बज गए? 9:45 जी। जाके घर जाके फाइलें करूंगा। अब कौन सुबह उठ के भागेगा ना, अब इसके बाद नहीं उठ होता। एकदम मैं थोड़ा सा यहाँ पर यू टर्न मार रहा हूँ कि आपको लगता है कि 370 की डिमांड अभी भी जम्मू कश्मीर में है बरकरार, और आप चाहेंगे कि ये वापस आए? क्योंकि ऐसी बातें बीच बीच में उठती हैं कि क्या 370 अगर बात उठती है तो जाहिर सी बात है ना कि मुद्दा जिंदा है। फिर तो क्या आप ये सोचते हैं कि इसको वापस आना चाहिए? अब हमसे बिना पूछे लिया गया। हमसे कहाँ पूछा गया ना? जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा गया था क्या कि जाना चाहिए? नहीं पूछा गया ना। इस फैसले में हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन क्या उसे कभी नहीं जाना चाहिए था, या किसी समय पर जाना चाहिए था? जो एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन था उसे कैसे था ना। अब चलिए ना, आप छोड़िए, आपके पास फुर्सत नहीं है ना, ये अदालत है नहीं, लेकिन क्योंकि हम अदालत के इन चीजों पे अब तबसरा करें। आपकी राय और मेरी राय अलग होगी। कहीं पे भी वक्त की पाबंदी नहीं थी इस पे, कहीं पे भी नहीं। बताइए ना आप कहाँ पे? अगर वक्त की पाबंदी होती तो लिखा होता ना उस पे, फॉर 1 ईयर, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। नहीं था ना। टेम्परेरी ट्रांजिशनल, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल, ये लिखा हुआ था उसमें। लिंक टू व्हाट? कि कहने का मतलब कि जब कोई चीज नई और बड़ी हो रही है वो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल होगी, कि जैसे जैसे कोई चीज मिलती जाएगी। This is where you and I will have to agree to disagree. Transitional because the status of Jammu and Kashmir had not been finalized. टेम्पररी और ट्रांजिशन की आप लोग बात करते हो, बट वाई टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल, वो आप बात खा जाते हो। वाई वॉज इट टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल? क्या होना था जम्मू कश्मीर में टू मेक इट परमानेंट? बताइए मुझे। एक्सेप्टेंस इनटू द सिस्टम? नो सर, नो सर, नो नो ना। अगर आप ये बात छेड़ोगे फिर पूरा ले लीजिए ना जी। What was the promise made to the people of Jammu and Kashmir at the point of accession that made this temporary and transitional जो आप कह रहे हो? What was it? कि जो भी बदलाव आएंगे वो No sir. आपसे पूछकर? No sir. Then No. what was the promise? What was it? Plebiscite. Jammu and Kashmir's accession was to be formalized by the people of Jammu and Kashmir. And a permanent provision could not be inserted into the constitution for a part of the country whose permanent status was yet to be determined. Over time, we agreed that accession was permanent. We agreed that accession now is a done deal. There is no need to get it ratified by the people. But that also meant that the framework for accession is also permanent. If accession is permanent, then the conditions and the framework that made accession possible is also permanent. One cannot be temporary and the other cannot be permanent. Either both are temporary or both are permanent. मुश्किल ये है कि आप एक चीज को टेम्पररी देखते हो और दूसरे को परमानेंट। हम दोनों को परमानेंट देखते थे। हम पिक एंड चूज नहीं करते। हम कहते हैं कि accession also permanent and the conditions and the framework of accession also permanent. आप क्या करते हो? आप कहते हो accession permanent, but the framework temporary. ये आपके और मेरे सोच में फर्क है। तभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था उमर जी कि ये इतना पेचीदा मसला है, इसलिए मैंने कहा था मत छेड़िए ना, लेकिन आपने छेड़ दिया तो फिर जवाब देना ही पड़ा ना। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आपका बहुत एक्सपोजर रहा है, आपने काफी दुनिया देखी है, काफी जगहें आप गए हैं, उस सारे एक्सपोजर के साथ आज का जम्मू कश्मीर जब आप देखते हैं पिछले 3-4 साल में जो यहाँ पर बदलाव आए हैं, जो चीजें हुई हैं, जो एक सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मलाइज हुई है,
उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वो सब कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, क्या वो सब चीजें बेहतर नहीं हुई? मुझे एक चीज का आप लोगों जवाब में एक मुझे confidence- एक चीज का आप जवाब दे दीजिए जनाब। कौन सी ऐसी चीज हुई जम्मू कश्मीर में जिसके लिए 370 को हटाना जरूरी था? क्या किया आपने यहां पे जो 370 के रहते रहते आप नहीं कर पाते? बताएं, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगा, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट आई, कौन सा ऐसा कारखाना बना, कौन सा नया अस्पताल या IIT IIM? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुमकिन बनाने के लिए 370 हटाना जरूरी था? फिर अभी तक मुझे इस सवाल का किसी ने जवाब दिया नहीं। जैसा आपने कहा कि इसमें डिफरेंसेस जरूर रहेंगे, क्योंकि केंद्र का मानना ये बड़ा साफ था कि हमने जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन जो है भारत के साथ जितनी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं वो करना है, और तभी उन्होंने जो भी डिसीजंस ली वो ली गई। और ये कहना है कि भी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइज हुई है, मिलिटेंसी टेररिज्म कम हुआ है, तरक्की आई है, चीजें हुई हैं। अब ये चीज वही वाली बात हो गई कि इट्स अबाउट परसेप्शन की कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। ठीक है, व्हिच इज व्हाई आई सेड वी विल एग्री टू डिसएग्री। जी जी। तो लेकिन अब आपकी सरकार है, 4 महीने आपके हो गए हैं, आने वाले 1-2 साल में कुछ चीजें आप हमारे को बताएं कि क्या आप करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, जो नजर आएगा कि ये चीजें आप कर रहे हैं। 7 तारीख तक वेट बस आप तब करिए, तक वेट 7 कराएंगे तारीख आप। तक वेट करिए ना, 7 तारीख को सारा आपके सामने क्लियर होगा। उससे पहले कोई आप विजन नहीं देंगे हमारे नहीं को? ना, छोटा अभी सा अभी अभी स्पीकर साहब ने बाकी एमएलए को डांटा है, मुझे भी डांट पड़ेगी किस बात के लिए? कि जो हाउस के अंदर बहस होनी है उसका हाउस के बाहर मत करिए। नहीं, मैं तो आपसे आपका विजन पूछ रहा हूँ कि विजन आपको क्या मुझे नजर आ रहा विजन है? हाउस के अंदर विजन आपका है। आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द असेंबली सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन 3 days. I have to give my vision to the assembly first, then I'll give it to you.